हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बातचीत करने वाले हैं मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग एज्यूम करेंगे कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म बोलने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे और स्पेस में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वी विल एज्यूम कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग सारी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो मोस्टली हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। और न्यूमेरिकल कैसा? क्योंकि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बातचीत करेंगे, जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, दैट विल बी कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे और स्पेस में अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो फोर्स होगा दैट विल बी कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ हमको डील करना है और इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जो मैकेनिक्स का जो हमारा प्रॉब्लम है, मैकेनिक्स में हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े थे उसके साथ इसके प्रॉब्लम को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की इस प्रॉब्लम को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और हम लोग देखेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल का मोशन हम लोग किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक मैकेनिक्स के कंसिडर करेंगे वो होगा सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका टाइम पीरियड, ऑसिलेशंस, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ऐसा हालांकि ऐसा है कि मैकेनिक्स के सारे प्रॉब्लम्स इसके साथ इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, बिकॉज अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें हम लोग ऐसा कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। अगर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मान लिया है तो हमारे पास एक कांस्टेंट फोर्स आ रहा है, तो एक कांस्टेंट फोर्स को हम लोग मैकेनिक्स के किसी भी प्रॉब्लम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसी चीज के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। मैकेनिक्स में हम लोग इसके प्रॉब्लम्स किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। अब अगर हम लोग थोड़ी सी बातचीत कर लें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो सपोज मैं इस तरह से इक्वली स्पेस्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूं मैं स्पेस में, और इसको मैंने ई बोल दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके क्या रूल्स हैं और उसका एनालिसिस हम लोग किस तरह से करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही समझो कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम और स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज कांस्टेंट। अगर इस तरह की बात है तो सपोज मैं एक चार्ज रखता हूं कहीं पे, पॉजिटिव क्यू चार्ज रखता हूं, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किस तरफ होगा? वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा एफ, और उसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज क्यू इंटू ई। सिमिलरली अगर इसी स्पेस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे कांस्टेंट है इस स्पेस में, तो इसी स्पेस में मैं एक नेगेटिव क्यू चार्ज रखता हूं, तो इस पे जो फोर्स होगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी और दैट फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आ रहा है दैट इज क्यू ई, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है दैट इज क्यू इंटू ई। और इन दोनों का जो डायरेक्शन हम लोग देख सकते हैं, एक का डायरेक्शन अगर लेफ्टवर्ड्स है तो दूसरे का डायरेक्शन इज राइटवर्ड्स। और ये जो फोर्स है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आया है, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज कांस्टेंट एंड दैट इज क्यू ई। तो अगर मैं सपोज मेरे पास एक मास है m और इस पे चार्ज है q, तो मैं बोल सकता हूं इस पे, ये सपोज मेरा मास है तो इस पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज q इंटू ई अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इसकी एक्सेलरेशन की बात करूं तो क्यू ई अपॉन एम। तो इस तरह से इसके फोर्स को हम लोग और एक्सेलरेशन को एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं अगर बातचीत करूं बेसिक मैकेनिक्स की, बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो सपोज मेरे पास कुछ इस तरह का प्रोजेक्टाइल है, उसको हमने अर्थ सरफेस से इस तरह से थ्रो किया विद वेलोसिटी वी नॉट। तो ये कुछ इस तरह से एक प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ वापस अर्थ सरफेस में आ जाता है। तो इसको हमने फेंका अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स इस तरह से एक्ट कर रही थी। तो बेसिकली हम लोग एक कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में प्रोजेक्टाइल का मोशन देखा हमने। तो प्रोजेक्टाइल की मोशन की बात करें तो हमने mg वाज अ कांस्टेंट फोर्स मैं इस तरह से लिख देता हूं। तो कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में हमने मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा था, जो मोशन इन अ प्लेन में हमने ऑलरेडी इसके बारे में बातचीत कर रखा है कि मोशन इन अ प्लेन, अगर हम लोग उस मोशन की बात करें, किसी भी पार्टिकल की मोशन की बात करें, तो कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में दो ही पाथ पॉसिबल है। जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो दो ही पाथ में होगा, या तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यहां से लिख देता हूं स्ट्रेट लाइन होगा, या फिर दूसरा पैराबोलिक होगा। तो ये किस तरह का कंडीशन होगा, ये सारी कंडीशन हमने ऑलरेडी मैकेनिक्स में बातचीत कर रखी है। तो कांस्टेंट फोर्स के इन्फ्लुएंस में या तो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है या पैराबोलिक पाथ लेता है। अब सपोज मेरे पास कुछ ऐसा कंडीशन है कि स्पेस में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और वो कुछ ई इस तरह से है, हर जगह पे ई है, ठीक है। अब मैं एक सपोज एक पार्टिकल है मेरे पास में, सपोज इस पार्टिकल का चार्ज है दैट इज क्यू और मास इज एम, और इसको मैंने इस तरह से वी नॉट से इस तरह से फेंक दिया, और ये सपोज मेरे पास ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, ठीक है। ग्रेविटी फ्री स्पेस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज इज क्यू, मास इज एम,
उसको हमने v0 से ऊपर इस तरह से फेंक दिया। अब मुझे बताना है कि पार्टिकल का जो मोशन होगा वो किस तरह का मोशन होगा। क्या वो पार्टिकल इस तरह का मोशन परफॉर्म करेगी, ठीक है, या पार्टिकल कुछ इस तरह का मोशन होगा, या पार्टिकल का मोशन कुछ इस तरह से होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये बातचीत हमने मैकेनिक्स में भी ऑलरेडी किया था। तो एक रूल होता है कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी देखो कि इसका नेट एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। तो अगर E इस डायरेक्शन में है तो जो पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो इसी डायरेक्शन में Q इंटू ई होगा। दैट मीन्स अगर पार्टिकल के एक्सेलरेशन की बात करूं तो QE/m होगा, और वो किस डायरेक्शन में होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस तरह से। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी को अलाइन करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा ताकि वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव कर ले, ठीक है। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस तरफ है, तो वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकली भी एनालिसिस कर सकते हैं कि पार्टिकल का मोशन किस तरह से हो सकता है। अब सपोज इसके ऊपर मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन लेना है। तो सपोज मेरे पास एक ग्रेविटी फ्री रीजन है, ग्रेविटी फ्री रीजन है इस तरह से, और इसमें दो प्लेट्स रखे हुए हैं मेरे पास। सपोज इस प्लेट पे, ऊपर वाले प्लेट पे चार्ज इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नीचे वाले प्लेट पे चार्ज इज नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। और इसकी वजह से यहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, ये हम लोग यहाँ पे बातचीत नहीं करेंगे। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कब, गॉस लॉ। गॉस लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग किस तरह से देखेंगे कि किस तरह से प्लेट्स की वजह से हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी बस इतना समझो कि हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज कांस्टेंट, और उसकी जो वैल्यू है दैट इज ई, ठीक है। कहीं भी पॉइंट देख लूं तो हर जगह पे इसकी जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की दैट इज ई, ठीक है। ये इतना हमें डेटा दिया हुआ है। हमें ये चीज भी बताया हुआ है कि ये जो प्लेट है इसको जो लेंथ है दैट इज सपोज कैपिटल एल। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पार्टिकल है सपोज यहाँ पे, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे एक पार्टिकल है जिसका मास इज m और चार्ज इज q, और इसको हमने सपोज v0 वेलोसिटी इस तरह से प्रोवाइड कर दिया। अब हमें बताना है कि जब ये पार्टिकल को हमने इस तरह से फेंका तो जब ये इस रीजन से बाहर निकलेगा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाले रीजन से बाहर निकलेगा, या फिर इस प्लेट से जब यहां से बाहर एग्जिट कर रहा होगा, तो उसका डिफ्लेक्शन कितना हो गया होगा, वो कितना प्लेट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गया होगा। तो इसका जो एक्चुअल पाथ अगर देखा जाए तो दिस वाज इट्स एक्चुअल पाथ। अगर कुछ भी फोर्स इस पे नहीं लगता, फील्ड नहीं होता, तो ये एक्चुअल पाथ होता। अब एक्चुअल पाथ से इसके पास जो डेविएशन आया वो अगर हमें निकालना है बेसिकली, तो ये सपोज दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूं मैं पेन, हाँ। तो ये सपोज कुछ इस तरह का इस पर डिफ्लेक्शन आया होगा और कुछ इस तरह का मोशन परफॉर्म किया होगा इसने। तो सपोज ये वाई डिफ्लेक्ट हो गया अपने एक्चुअल पाथ से, तो हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड वाई दैट इज डिफ्लेक्शन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसको सॉल्व करने के लिए, अगर हम लोग बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सपोज दिस इज माय एक्स एंड दिस इज माय वाई, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज जीरो। सिंपल, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको एल लेंथ ट्रेवल करने के लिए जो टाइम लगा होगा दिस इज एल अपॉन वी नॉट, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ये इसको टाइम लगा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करने के लिए। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब मैं यही टाइम रखूंगा वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, फोर्स टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है QE, और जो मास है इसका दैट इज m, पार्टिकल का मास इज m, तो QE फोर्स लग रहा है, m मास है, दैट मींस उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, और दैट इज इक्वल टू QE/m। और यहाँ पे हमने ग्रेविटी फ्री स्पेस माना है, दैट मींस ग्रेविटी को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो इतना ही एक्सेलरेशन इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। और वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसको मैं ui बोलता हूं, दैट इज जीरो। सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी। अच्छा, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वही तो इसका डिफ्लेक्शन हुआ, वही इसका डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वर्टिकल डायरेक्शन में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज डिफ्लेक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन y दैट इज ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो u इज जीरो, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं हाफ AT स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन।
तो y में बोल सकता हूं वर्टिकल डायरेक्शन में हाफ इंटू व्हाट इज a, एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन इज QE बाई m इंटू टाइम स्क्वायर, दैट इज इसका स्क्वायर, दैट इज L स्क्वायर अपॉन V नॉट स्क्वायर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू QE बाई 2m L स्क्वायर अपॉन V नॉट स्क्वायर। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज मेरे पास बिल्कुल सेम कंडीशन है, सब कुछ सेम है, मिलता जुलता क्वेश्चन है। सपोज ये चार्ज प्लेट है, प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में जनरेट हो रही है, दैट इज कैपिटल E। ठीक है, E इज E। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज चार्ज पार्टिकल, चार्ज Q है, मास M है, और सपोज ये लेंथ मैंने L ही कंसिडर किया है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज सपोज 2D, एंड सपोज दिस लेंथ इज D एंड दिस लेंथ इज D। तो एक इस तरह से चार्ज पार्टिकल को मुझे यहां से मिनिमम वेलोसिटी V नॉट कितनी देनी होगी सच दैट इट जस्ट क्रॉसेस द प्लेट, इस तरह से ये प्लेट को जस्ट क्रॉस करेगा। ठीक है, अगर हम लोग इससे कम वेलोसिटी देंगे तो देखो क्या होगा, अगर इस V नॉट से अगर हम लोग कम देंगे तो ये कहीं यहीं पे जाके यहाँ गिर जाएगा। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा दिया तो ये बाहर इस तरह से पार हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए सच दैट दिस जस्ट क्रॉसेस द प्लेट। ठीक है, तो बेसिकली इसको y डायरेक्शन में चलना कितना है, y डायरेक्शन में इसको चलना है d। ठीक है, y डायरेक्शन में इसको d चलना है, बस। बाकी सेम चीज अभी हमने डेरिवेशन कर रखा था कि y जो हमारे पास में आ गया डिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू QE बाई 2m L स्क्वायर अपॉन V नॉट स्क्वायर, इसे जस्ट पहले हम लोगों ने निकाल रखा है। ठीक है, तो d को मैं इसकी इक्वेट कर दूंगा, जस्ट d इज इक्वल टू QE बाई 2m L स्क्वायर अपॉन V नॉट स्क्वायर। यहां से मैं बोल सकता हूं दिस V नॉट कम्स आउट टू बी रूट ओवर QE L स्क्वायर, ठीक है, L स्क्वायर बाहर आ जाएगा 2DM, दिस इज नथिंग बट L इंटू रूट ओवर QE बाई 2DM। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन इसके ऊपर हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग इसके ऊपर एक छोटा सा ऑसिलेशन का सवाल देखेंगे, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का सवाल देखेंगे, उसमें टाइम पीरियड किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो सपोज एक मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से स्प्रिंग हैंग किया हुआ है, और एक मास ब्लॉक है, बेसिकली इसका मास इज m एंड चार्ज इज q, स्प्रिंग कांस्टेंट इज k। तो हमें बताना है कि सपोज एट t इक्वल्स टू 0 E इज अप्लाइड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग अप्लाइड करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, एक वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके आसपास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला बताना है हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अगर ये ऑसिलेट करता है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है इसका, और दूसरा बताना है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो सबसे पहले तो ये देखो कि क्या ये ऑसिलेट करेगा, और ऑसिलेट करेगा तो क्यों करेगा। तो अगर हमने स्विच ऑन नहीं किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज नॉट स्विच्ड ऑन, उस कंडीशन में ये जो स्प्रिंग था उसका एक्सटेंशन कितना था, नेचुरल लेंथ से इसका जो एक्सटेंशन था दैट वाज इक्वल टू x1 सपोज, एंड दिस x1 वाज mg बाई k, ये तो सबको पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड t इक्वल्स टू 0 पे जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन कुछ यहाँ पे होगा, और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर हम लोग बातचीत करें तो इसका मास m चार्ज q है, तो एक फोर्स तो mg इस पे लग रहा होगा, QE भी डाउनवर्ड्स लग रहा होगा, और एक ऊपर के डायरेक्शन में k फोर्स लग रहा होगा, k स्प्रिंग की वजह से k इंटू x1 प्लस x2, वेयर x2 इज व्हाट, वेयर x2 इज एक्सटेंशन फ्रॉम दिस पोजीशन, ये वाले पोजीशन से एक्सटेंशन। ठीक है, तो इस तरह का सिचुएशन होगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ऊपर वाले से x1 बराबर mg बाई k से मैं बोल सकता हूं कि mg बराबर तो मेरे पास k x1 था, दिस वाज माय फर्स्ट कंडीशन, और सेकंड कंडीशन में इक्विलिब्रियम पोजीशन में जहां फोर्स हम लोग बैलेंस करेंगे दैट इज इक्वल टू mg प्लस QE, दैट इज इक्वल टू k इंटू x1 प्लस k इंटू x2, k इंटू x1 प्लस x2 आ जाएगा। तो k x1 तो mg से कट गया, तो मेरे पास x2 जो आ गया एक्सटेंशन दैट इज QE बाई k, दिस इज माई x2। ठीक है, तो अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करें, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, तो यहां से हमने
यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन से हमने यहां से छोड़ा है, तो रेस्ट पोजीशन से ये वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 वाला कंडीशन हो गया, और यहां पे जो है इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन वाला एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 कंडीशन हो गया। तो यहां पर से ये नीचे उतना ही डिस्टेंस नीचे की तरफ जाएगा, नीचे उतना ही डिस्टेंस x2 नीचे की तरफ जाएगा, जहां पे फिर से इसके पास वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, ये मास अनचार्ज q, तो ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा। ठीक है, तो ये इसका एक एंड हो गया, एक ये एंड से ये इस एंड तक, यहां तक इस तरह से ऑसिलेट करेगा। तो इस तरह का ये ऑसिलेशन इसमें परफॉर्म करेगा, और जो इसकी एम्पलीट्यूड हो जाएगी, दिस x2 विल बी इट्स एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की अगर हम लोग बात करें इस ऑसिलेशन की, दैट इज QE/K। ये तो हो गया सेकंड वाला पार्ट। अब अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें, तो टाइम पीरियड तो हम लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने कैलकुलेट नहीं किया था इसमें, क्योंकि ये एक कांस्टेंट फोर्स है। तो हमने ये देखा था कि किसी भी कांस्टेंट फोर्स की वजह से इसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, किसी भी एसएचएम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चेंज नहीं होता है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाएगा इस केस में भी, 2π√m/k। ये फोर्स हो ना हो, mg भी हो ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कांस्टेंट फोर्स की वजह से, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, अगर वो कांस्टेंट फोर्स है तो उसकी वजह से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन में चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर हम लोग एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करूं, तो मैं एक सिंपल पेंडुलम इस तरह से ड्रॉ करता हूं। सपोज ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, स्प्रिंग से इस तरह से हैंग है वर्टिकल डायरेक्शन में, और सपोज मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी तरह से वर्टिकली डाउनवर्ड्स है और यूनिफॉर्म है, सब जगह पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बात करते थे, तो टाइम पीरियड हम लोग लिखते थे 2π√L/g, वेयर L इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग। ठीक है, सपोज इसका मास m है, चार्ज इज q। अब अगर हम लोग बातचीत करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये तो तब हमने बातचीत किया जब व्हेन देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, चार्ज रहेगा तभी तो फोर्स होगा ना। तो नो इलेक्ट्रिक फोर्स की केस में टाइम पीरियड ही हम लोग एज्यूम करते हैं। अब सपोज हमने चार्ज भी कंसिडर किया है और एक फील्ड भी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कंसिडर किया हुआ है। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा और उसकी वजह से जो चेंज आएगा टाइम पीरियड में, वो किस तरह से आएगा। तो बेसिकली हमें पहले जो फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, वो क्या लग रहा था, mg। अब mg के साथ साथ क्या आ रहा है, QE भी एक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, mg प्लस QE। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो पहले जो एक्सेलरेशन था वो g आ रहा था, अब g के साथ जो एक्सेलरेशन आ रहा है दैट इज g प्लस QE/m। तो मैं इसको एक g इफेक्टिव नाम दे देता हूं। ठीक है, जी इफेक्टिव नीचे की तरफ, जी इफेक्टिव इस तरह से हमको नीचे की तरफ इस तरह लग रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो स्मार्टली हम लोग देखते हैं तो दिस जी कैन बी रिमूव्ड, और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा टाइम पीरियड में, जी इफेक्टिव। क्योंकि नेट एक्सेलरेशन यहां पे हम लोग देख रहे थे क्या, नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया इसमें, जी प्लस QE/m। तो इसके ऑसिलेशन के लिए जी प्लस QE/m इस तरह से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं। तो टाइम पीरियड हम लोग बोलेंगे इफेक्टिवली 2π√L/g इफेक्टिव। ठीक है, वेयर जी इफेक्टिव इज दिस टर्म। इसी तरह से अगर हम लोग एक दूसरा केस एज्यूम करते हैं, सपोज मेरे पास एक पेंडुलम है जिसका की लेंथ इज L, मास इज m, चार्ज इज q। अब मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में मैंने स्विच ऑन किया, इस डायरेक्शन में मैंने चालू किया। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो अब मेरे पास जो जी इफेक्टिव आएगा बेसिकली, तो जी इफेक्टिव क्या आएगा, तो दो एक्सेलरेशन मेरे पास, एक तो नीचे की डायरेक्शन में g, और इस डायरेक्शन में अगर मैं देखूं इस मास पे टोटल फोर्स जो लग रहा है दैट इज टोटल एक्सेलरेशन दैट इज QE/m। तो दो एक्सेलरेशन आ रहे हैं, तो बेसिकली जी इफेक्टिव विल बी व्हाट, जी इफेक्टिव विल बी वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, दिस इज माय जी इफेक्टिव। तो मैं जी इफेक्टिव यहां से बोल सकता हूं, जी इफेक्टिव विल बी √g² प्लस QE/m होल स्क्वायर। तो मैं अगर इसके टाइम पीरियड की बात करूं, इस पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करूं, तो टाइम पीरियड विल बी 2π√L/g दैट इज इक्वल टू 2π√L/√g² प्लस QE/m होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब सपोज मेरे पास केस है एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। तो सपोज मेरे पास ये सेंटर है, सेंटर से एक स्ट्रिंग के थ्रू एक मास इस तरह से हैंग किया हुआ है,
और मुझे इस मास को कंप्लीट सर्कल मोशन में एक कंप्लीट कराना है, तो मुझे बताना था कि कितना वेलोसिटी यहां से देना पड़े, वी नॉट कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी निकाला था जब हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ा था। दिस वी नॉट शुड बी इक्वल टू रूट ओवर 5g इंटू आर, वेयर आर इज व्हाट, आर इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, जिस सर्कल में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब सपोज दिस वाज मास, ये हमने कैसे डिराइव किया था मैं फटाफट एक बार बता देता हूं। दिस एक तो हमने पहले वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था कि इस पॉइंट पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। फाइनल यहाँ पे सपोज वी वेलोसिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहां से यहां तक अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो दिस इज यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल टू एम जी इंटू 2r। तो इस तरह से हमने देखा था, और फिर हमने निकाला था यहाँ से वी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4gr। इस तरह का इक्वेशन हमारे पास था, ये एक रिलेशन था। और दूसरा हमने देखा था इस पॉइंट पे अगर हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगाए तो टोटल फोर्स इस पॉइंट पे जो स्ट्रिंग पे था दैट इज इक्वल टू mg, ये अभी भी इसके साथ स्ट्रिंग के साथ था, और एक फोर्स mg लग रहा था इसके ऊपर, तो mg दैट वाज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर रहा था mg। तो यहाँ से हमने देखा था कि v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू g इंटू आर इतना रिक्वायर्ड है वर्टिकल मोशन कंप्लीट करने के लिए। तो v स्क्वायर को gr पुट किया था तो हमारे पास v नॉट आ गया था हमारे पास रूट 5gr। ठीक है, तो ये हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऑलरेडी पढ़ रखा है। अब हमें बताना है कि सपोज इस पार्टिकल के पास मास के साथ साथ एक चार्ज q है और यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है हर जगह पे, इस कंप्लीट एरिया में, इस कंप्लीट जहां पर हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें बताना है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। तो बस कुछ नहीं, पहले यहाँ पे जो एक्सेलरेशन था डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो g था, अब g चेंज हो गया, g से g इफेक्टिव हो गया। तो g इफेक्टिव कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे, g इफेक्टिव दैट इज इक्वल टू g प्लस QE बाई m। तो अभी जो g इफेक्टिव है बेसिकली वेलोसिटी जो हमें प्रोवाइड करानी है दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 5g इफेक्टिव इंटू r। ठीक है, बेसिकली g को हमने g इफेक्टिव से रिप्लेस कर दिया और इस तरह से हम लोग मिनिमम वेलोसिटी निकाल सकते हैं जिससे कि ये पार्टिकल एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से हम लोग मैकेनिक्स के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। होप आपको ये सेशन जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस और उसके उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं और हम लोग किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।